हेलो फ्रेंड्स, गर्व नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है 7 जुलाई 2024 को ESIC नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, जो कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके द्वारा इसको डील किया जा रहा है। तो हम इसके प्रीवियस पेपर के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और आपका जो पेपर है वो विद रेशनल होने वाला है, आंसरों के साथ जो रेशनल हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। और ये जो पेपर है वो 2019 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो डिस्कस किया जा रहा है। और इसमें शुरुआत में हम 1 to 25 क्वेश्चन जो हैं यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, gestational diabetes increases risk for the following एक्सेप्ट यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है उनके कारण जो रिस्क है वो किस चीज़ का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन कंजेनाइटल एनोमलीज, सेकंड ऑप्शन स्मॉल फॉर डेड फीटस, 3 मैक्रोसोमिया, 4 प्रीमैच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ। इसमें एक्सेप्ट पूछा है, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के कारण प्रेगनेंसी में इंक्रीजेस नहीं होती, जिसका रिस्क इंक्रीज़ नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों बी, सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन स्मॉल डेट फॉर फीटस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आंसर, इसका सेकंड आंसर है। और हम जान लेते हैं कि सेकंड जो ऑप्शन है स्मॉल फॉर डेट फीटस, क्या इसका मीनिंग है। स्मॉल डेट फॉर फीटस मीन्स दे आर स्मॉलर देन मैनी अदर्स बेबी ऑफ द सेम गेस्टेशनल एज, यानी जो फीटस होता है उसका जो गेस्टेशनल एज होनी चाहिए, जिस स्टेज गेस्टेशनल एज पे जो उसका साइज वेट होना चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल होता है, यानी छोटा होता है। तो ये रिस्क इंक्रीज़ नहीं होता है इसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है उससे। गेस्टेशनल डायबिटीज़ से क्या क्या इंक्रीजेस होते हैं रिस्क? कंजेनाइटल एनोमलीज रिस्क होता है, और मैक्रोसोमिया होता है, और प्री मैच्योरिटी एंड स्टिल बर्थ का रिस्क रहता है किसमें? गेस्टेशनल डायबिटीज़ में। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज़ असाइंड टू ए पेशेंट हु हैज़ ए बैक्टीरियल न्यूमोनिया एंड इज़ अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल शी और ही वियर टू डिलीवर द मील ट्रे। यानी एक नर्स हैं जो एक पेशेंट को असाइन किया हुआ है जिनको बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, और उसे ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में रखा गया है, अंडर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। तो कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इनमें से, ऑप्शंस में से, जो वो पहनेंगे नर्सिंग ऑफिसर नर्स जो हैं जब मील की ट्रे उनको पेशेंट को दी जा रही हो? तो पहला ऑप्शन है इसमें स्पेशल फिल्ट्रेशन मास्क एंड ग्लव्स, सेकंड ऑप्शन है ओनली मास्क इज़ नीडेड, थर्ड ऑप्शन है गाउन, मास्क, ग्लव्स, शू कवर्स, और फोर्थ ऑप्शन है नो PPE रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो न्यूमोनिया है वो किस प्रकार का इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन है ये एक तरीके का रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इसमें ट्रांसमिशन होता है। तो इसके आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन, ओनली मास्क इज़ नीडेड। सो इसका रेशनल देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। ऑप्शन सेकंड, न्यूमोनिया इज़ मोस्टली स्प्रेड व्हेन पीपल इन्फेक्टेड कफ, स्नीज और टॉक respiratory droplets into the air. You can get pneumonia from touching an object or surface that has the germ on it and then touching your nose or mouth. Mainly ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी व्यक्ति खांसता है, छींकता है और बात करता है तो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हवा में आ जाती हैं, और ये किसी भी सरफेस
किसी भी सरफेस एरिया पर आने के कारण उससे अगर वो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट टच होता है और उस बॉडी पार्ट को हम अपनी नाक या मुंह से टच करते हैं तो मेनली वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे न्यूमोनिया कर देता है। यानी एक तरीके से हमको अपना माउथ और नोज़ इसको बचा के रखना है। उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई कौन सा यूज़ किया जाएगा, उसमें पीपीई कौन सा यूज़ किया जाएगा, उसमें मास्क। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है वो इसका राइट आंसर है, ओनली मास्क इज़ नीडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ ऑब्टेन्ड बाय। क्वेश्चन कह रहा है आर्टिफिशियली जो प्राप्त की गई इम्यूनिटी होती है वो किससे प्राप्त होती है, ऑब्टेन्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है रिकवरी फ्रॉम ए डिजीज़, सेकंड बीइंग ब्रेस्ट फीड, थर्ड इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, फोर्थ है एक्सपोजर टू ए डिजीज़। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है जो व्यक्ति रिकवर होता है डिजीज़ से, सेकंड है जो व्यक्ति ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है उसके द्वारा, थर्ड है इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, जो एंटीबॉडीज़ इम्यूनाइजेशन से एंटीबॉडीज़ मिलती हैं उसे, या फोर्थ एक्सपोजर टू ए डिजीज़। यानी कि एक तरीके से जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है वो सेम है, जो कि रिकवरी हो रहे हैं डिजीज़ से या एक्सपोज हुए हैं डिजीज़ से। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहली बात तो ये आर्टिफिशियली है, जो इम्यूनिटी है वो आर्टिफिशियली है, और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहली बात, आर्टिफिशियली इम्यूनिटी वो होती है जो बाहर से प्रदान की जाती है, यानी कि बॉडी में वो उत्पन्न नहीं होती है, और एक्वायर्ड मतलब प्राप्त, यानी कि उसे दिया मतलब प्राप्त किया गया है, ना कि वो नेचुरली आई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट रहने वाला है वो ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन विद एंटीबॉडी, यानी कि आर्टिफिशियली रूप से इम्यूनाइजेशन किया जाता है यानी बाहर से, उसके बाद उनसे जो एंटीबॉडी प्राप्त होती हैं उसे एक्वायर्ड के रूप में इम्यूनिटी कहा जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, थर्ड, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ इज़ नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी बाय एंटीजेंस, यानी जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है जो कि एक्टिव इम्यूनिटी है और नेचुरली प्राप्त हुई है, नेचुरली प्राप्त हुई है क्योंकि वो इन्फेक्शन लगा है, ना कि हमको इन्फेक्शन दिलाया गया है। और एक्टिव इम्यूनिटी इसलिए है क्योंकि वो हमारे अंदर एंटीजेंस से मिल रही है, एंटीजेंस के चलते हमारे अंदर एंटीबॉडी बन रही हैं। इसी प्रकार जो सेकंड ऑप्शन है वो है नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी बाय एंटीबॉडीज़, यानी इम्यूनिटी बनने के लिए हमें एंटीबॉडीज़ बाहर से डायरेक्टली ले रहे हैं, इसलिए वो नेचुरली है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क है से प्राप्त हो रही है, और दूसरी बात पैसिव है क्योंकि वो डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ दे रहा है। अच्छा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो इसमें बात कह रहा है कोई भी क्वेश्चन हो उसे अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि आप अगर किसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत भी अगर कोई शब्द उसमें इधर उधर रहता है और उससे वो क्वेश्चन आप समझने में गलती कर बैठते हैं तो वो आपका लॉस है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को पढ़ें और फिर उस क्वेश्चन का जवाब दें जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें वुड नॉट प्रमोट, यानी कि प्रमोट ऐसा ऑप्शन जिससे नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप प्रमोट नहीं होता हो, ट्रस्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, सेकंड फुलफिलिंग प्रोमिसेस, थर्ड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, एंड फोर्थ इज़ एग्जामिन ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। तो यहाँ पे जो नॉट कहा है उसने प्रमोट, जो नॉट प्रमोट कहा है उसमें सीधा सीधा ये जो विदाउट है उसने अपना काम कर दिया है ऑप्शन ने। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है एग्जामिन ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, यानी कि एक वुंड को विदाउट
प्राइवेसी के एग्जामिन करना। तो इसका आंसर विद रेशनल देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है 4, एग्जामिन ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। तो इसका रेशनल पढ़ देते हैं। टूल्स टू डेवलप ट्रस्ट इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज़ लिसन केयरफुली, ट्रीट पेशेंट रिस्पेक्टफुली, ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। तो जो ऑप्शन का आंसर है वो इसी बेस पे है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट्स, बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट, फॉलो थ्रू ऑन द कमिटमेंट, हैविंग ए एक्सेप्टिंग एटीट्यूड। यानी कि इन ऑप्शनों को अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं ये कि उन पेशेंट की नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में पेशेंट की बातों को अच्छे से सुनना चाहिए, पेशेंट को रेस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए क्योंकि ये उसका अधिकार है। दूसरा, एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो उसके ट्रस्ट की जो नींव है वो भी इस रिस्पेक्ट पे टिकी हुई है। दूसरा है ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट, और बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट। जब भी कोई जवाब दें तो वो उसका मन बहलाने के लिए, पेशेंट का मन बहलाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऑनेस्टली और कंसिस्टेंट रहें उसके लिए। फॉलो थ्रू ऑन द कमिटमेंट, जो आप कमिटमेंट है उस पर उसके थ्रू उसको फॉलो करें। दूसरा, पेशेंट का जो एटीट्यूड है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो ये नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के टूल्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज्ड इफ़ इट इज़ बियॉन्ड। ये दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी पेपर्स दिए हुए हैं मैंने भी। तो आज मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ एक अच्छे संस्थान में, भारत के केंद्रीय संस्थान में। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है और इसको ध्यान से देख लेते हैं हम लोग जिससे आगे कभी गलती ना हो। तो समझ लेते हैं। रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क, अब दोस्तों ये देख लीजिएगा, इसमें जो मिल्क है वो रेफ्रिजरेटेड है, यानी कि फ्रिज में रखा हुआ है, ना कि रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, ना कि ये फ्रीज्ड है। तो रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क जो है, माँ का दूध जो है, उसको कितने दिनों से ऊपर, कितने टाइम से ऊपर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसमें है 1 वीक, सेकंड है 48 आवर्स, थर्ड है 2nd मंथ एंड फोर्थ है 2nd वीक। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है 48 आवर्स। 48 आवर्स का मतलब हो गया 2 डेज़, इसका मतलब हो गया 2 डेज़। अब इसके रेशनल से हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर सेकंड है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। तो फ्रेशली एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर अप टू 4 डेज़, यानी 4 दिनों तक रेफ्रिजरेटर में ब्रेस्ट मिल्क को, फ्रेशली एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर किया जा सकता है। यानी कि 1 to 4 डेज़ तक, 1 to या 0 से 4 डेज़ तक इसको स्टोर किया जा सकता है। तो जो आगे क्या बता रखा है, इन ए डीप फ्रीजर स्टोर्ड अप फॉर अप टू 12 मंथ्स यूजिंग द फ्रोजन मिल्क विद इन 6 मंथ। यानी जो डीप फ्रीजर में जो यूज़ किया डीप फ्रीजर में स्टोर किया हुआ जो मिल्क है वो हम 12 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछता है डीप फ्रीजर में स्टोर किया हुआ मिल्क है वो आप कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं, 2 मंथ्स तक। उसके बाद ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है फ्रोजन मिल्क जो है, अगर फ्रोजन जमा हुआ दूध है, अगर फ्रोजन मिल्क है तो उसको हम कितने टाइम में यूज़ कर सकते हैं, ओनली विद इन 6 मंथ, ना कि 6 मंथ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द लिवर, और क्वेश्चन 6 है, इन द लिवर बैक्टीरिया दैट फाउंड देयर वे इनटू पोर्टल सर्कुलेशन इज डिस्ट्रॉयड बाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन इसका है कुफर सेल, सेकंड है सीलिया, थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फोर्थ है ल्यूकोसाइटोसिस। तो इसका राइट ऑप्शंस रहने वाला है दोस्तों कुफर सेल्स। कुफर सेल्स जो है वो लिवर में पाई जाने वाली सेल्स हैं जो कि बैक्टीरिया को देखते ही
मार डालती हैं। तो और सीलिया जो होती हैं, सीलिया का क्या काम है, किसी भी भोजन के जो बोलस होता है उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे की तरफ बढ़ाना। तो ये सीलिया का काम है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि लिवर में नहीं मिलता है, ये मिलता है आपके स्टोमक में, तो यहाँ स्टोमक की बात ही नहीं हो रही। और ल्यूकोसाइटोसिस, यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी मात्रा का बढ़ जाना ही ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है कुफर सेल है। तो इसका रेशनल देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट, कुफर सेल आल्सो नोन as stellates macrophages. Kupffer cells are the first immune cells in the liver. ये याद रख सकते हैं आप लोग कि जो कुफर सेल्स हैं उसका जो दूसरा नाम है वो है स्टेलेट मैक्रोफेजेस। तो स्टेलेट मैक्रोफेजेस जो होती हैं उनको कुफर सेल कहा जाता है, ठीक है। और कुफर सेल ही फर्स्ट इम्यून होती हैं लिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, द 3 फीचर्स ऑफ ए कम्युनिटी। जो कम्युनिटी के फीचर्स हैं 3, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लोकेशन, पॉपुलेशन एंड सोशल सिस्टम। सेकंड है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। थर्ड है एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। फोर्थ है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो जैसा कि आप लोग दोस्तों जानते हो कि कम्युनिटी की बात हो रही है, और कम्युनिटी में पॉपुलेशन, लोकेशन एंड सोशल सिस्टम, इन तीनों ही फीचर कम्युनिटी के होते हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहने वाला है फर्स्ट। तो आइए देख लेते हैं कि इसका जो रेशनल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, जो सेकंड ऑप्शन है वो जो फीचर हैं वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिटी, प्रिवेंशन जो होते हैं उनके लेवल हैं सेकंड ऑप्शन। उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, वो आपके कंपोनेंट हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के। देखिए दोस्तों, मैं रेशनल में एक ऑप्शन को क्लियर कर दे रहा हूँ, जिससे किसी भी तरह से उस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया जाए तो वो आप किसी भी तरह की आपको उसमें हिचक ना रहे और क्लियरिटी रहे। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल जो ऑप्शन है वो है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। जैसे डायमेंशन ऑफ हेल्थ में बहुत सारे और डायमेंशन आते हैं, उनमें से फिजिकल, मेंटल और सोशल भी एक तरीके के डायमेंशन है, इसलिए इसका ऑप्शन राइट जो है वो फर्स्ट है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 8, मेडिकल एसेप्सिस डिफर्स फ्रॉम सर्जिकल एसेप्सिस इन दैट इट इज़ एम्ड एट। फर्स्ट ऑप्शन, मेडिकल एसेप्सिस किस तरीके से सर्जिकल एसेप्सिस से अलग है, उसमें क्या एम रहता है मेडिकल एसेप्सिस में, जो कि इसे सर्जिकल एसेप्सिस से अलग बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन है किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है स्टरलाइजिंग ऑल इक्विपमेंट्स। थर्ड है प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। फोर्थ, प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन 4, प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन को रोकना। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, राइट 4 ऑप्शन है। और इसका जो रेशनल है, मेडिकल एसेप्सिस एम्स टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू हैंड वॉशिंग एंड एनवायरमेंटल क्लीनिंग। सर्जिकल एसेप्सिस विच एम टू एलिमिनेट दैम बाय स्टरलाइजेशन, यानी कि सर्जिकल एसेप्सिस का मेन होता है एम कि बैक्टीरिया जो भी है उसको एलिमिनेट कर देना, इस बाय स्टरलाइजेशन यानी उनकी किलिंग कर देना, जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे ही नहीं। तो यहाँ पे सभी ऑप्शनों में ये है किलिंग, स्टरलाइजिंग और एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी तरह से वो जाने ही नहीं आ पाए, वो ट्रांसमिशन अलग चीज़ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है ऑप्शन 9, सर्कलेज। एनसर्कलिंग सर्विक्स विथ सूचर इज़ डन फॉर पेशेंट्स विद। ऑप्शन फर्स्ट है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, सेकंड कंप्लीट अबॉर्शन, थर्ड थ्रेटन्ड अबॉर्शन एंड फोर्थ इज़ इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स। यानी सर्कलेज जो है यानी कि एनसर्कलिंग की जाती है, उसमें सूचर के द्वारा सर्विक्स की। किन पेशेंटों में की जाती है? ऑप्शन इसका इनकम्प्लीट, कंप्लीट, थ्रेटन्ड और इनकम्प्लीट।
सर्विक्स। फर्स्ट 3 अबॉर्शन के टाइप हैं और फोर्थ इज़ इनकम्पिटेंट सर्विक्स का टाइप है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो दोस्तों रहने वाला है ऑप्शन 4। इस ऑप्शन 4 का मीन जान लेते हैं अपन। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब है लोअर पार्ट ऑफ द सर्विक्स ओपनड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यू टू वीक सर्वाइकल टिश्यू। यानी इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स किसे कहते हैं, जिसमें लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स जो होता है वो ओपन हो जाती है क्योंकि सर्वाइकल टिश्यू जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी की वजह से वीक हो जाता है, जिससे वो ओपनिंग हो जाती है, इसलिए उसमें सर्कलेज करा जाता है। सर्कलेज क्या है, उसमें क्या होता है, सर्विक्स इज स्ट्रिच्ड closed with strong sutures which help to prevent premature birth. The suture will be removed during the last month of the pregnancy or during labor. तो दोस्तों क्लियर है मुझे लगता है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पेशेंट विद डिप्रेशन इज। जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण जो इसका लक्षण है कौन से का, पेशेंट जो डिप्रेशन में है उसका क्या है। फर्स्ट है हाइपर विजिलेंस एंड नाइटमेयर, सेकंड है लेक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, थर्ड है एग्रेसिव एब्यूसिव और वायलेंट बिहेवियर, फोर्थ इज डिप्रेस्ड मूड एंड लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट। मोस्टली इन सब में जो ऑप्शन 4 है वो बताता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, डिप्रेशन का। तो ऑप्शन का रेशनल देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट फाउंड इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में ऊपर के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑप्शन है वो नहीं पाए जाते हैं। यानी कि हाइपर विजिलेंस, जैसे कि हाइपर विजिलेंस, लेक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, क्योंकि डिप्रेस्ड है तो उसमें तो कंट्रोल तो क्या उसमें होते ही नहीं है इम्पल्स, तो कंट्रोल तो बात की बात है। एग्रेसिव और एब्यूसिव एंड वायलेंट बिहेवियर ये डिप्रेशन में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन 11 द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय। जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो किससे सीक्रेट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल सल्कस, सेकंड है आर्कनॉइड विली, थर्ड है कोरॉइड प्लेक्सिस एंड फोर्थ है पोन्स। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे गलती करे आते हैं कि कभी आर्कनॉइड विली करे आते हैं तो कभी सेंट्रल सल्कस की कर देते हैं मोस्टली, लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना है हमको। और इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं आप लोगों को बिना देरी किए। इसका राइट आंसर है कोरॉइड प्लेक्सिस। कोरॉइड प्लेक्सिस ये कहाँ होती है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन थर्ड है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय एपिथेलियम ऑफ कोरॉइड प्लेक्सिस इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड फ्लो इन लेटरल वेंट्रिकल्स टू थर्ड वेंट्रिकल, देन फोर्थ वेंट्रिकल एंड देन अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। एपिथेलियम ऑफ कोरॉइड प्लेक्सिस से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है, CSF फ्लूइड, और वेंट्रिकुलर सिस्टम का एक पार्ट है जो कि फ्लो होते हुए लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल, देन अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पहुंचता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 12। उस क्वेश्चन 12 है द इन्फ्लामेटरी और एक्सक्यूडेटिव फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर। जो इन्फ्लामेटरी जो सूजन आती है, एक्सक्यूडेटिव जिसमें से एक्सक्यूडेटिव होता है वुंड में से, वो फेस कब आती है और कौन सी स्टेज है, हम उसको एक तरीके से ये जान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है फॉर इन 1 ईयर, सेकंड ऑप्शन 1 to 4 days, थर्ड इज़ 5 to 20 days एंड फोर्थ इज़ 21 days to a month। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। वुंड हीलिंग प्रोसेस हैज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वुंड हीलिंग जो होती है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं और क्या क्या उनके दिन होते हैं वो अभी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो इसका स्टेज आती है, प्रोसेस आती है, वो होती है हीमोस्टेसिस। ये इसमें ब्लीडिंग जो हो रही होती है वो रुकती है
जो कि 0 से लेकर सेवरल आवर्स आफ्टर इंजरी हो सकती है, जो कि बॉडी के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो उसमें योगदान करते हैं, जो कि 0 to सेवरल आवर्स होते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है इन्फ्लामेशन, जो कि 1 to 3 डेज़ की होती है। उसके बाद में प्रोलिफरेशन स्टेज होती है। प्रोलिफरेशन स्टेज में कितने दिन की होती है? 4 to 21 डेज़ की। फिर आता है रीमॉडलिंग स्टेज। रीमॉडलिंग स्टेज में जो होता है वो 21 डेज़ to 1 ईयर होता है, यानी 21 दिन से लेकर 1 साल के भीतर वो एरिया वापस से रीमॉडल हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, यानी इन्फ्लामेशन, जो कि होता है 1 to 3 डेज़ का। ओके दोस्तों, तो ये इसमें 1 to 4 डेज़ दिया हुआ है, तो ये नियर बाई सबसे ज़्यादा है, इसलिए 1 to 4 डेज़। और क्वेश्चन है 13, प्रिंसिपल्स ऑफ इथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फिर इसमें एक्सेप्ट आया है, तो ये ध्यान देना है कि जो चीज़ नहीं है, मतलब जो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है वो हमें बतानी है। जो इथिकल प्रिंसिपल होते हैं प्रैक्टिस के, वो उसमें क्या क्या आता है हमको जो वो बताना है जो नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस, सेकंड है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, थर्ड इज़ माल इफिशियंसी, फोर्थ इज़ बेनिफिशियंस। फर्स्ट ऑप्शन उस जस्टिस यानी न्यायपूर्वक हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिल्कुल सही। सेकंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए ऑटोनॉमी की, किसी की ऑटोनॉमी जो भावना है उसके हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड है माल एफिशिएंसी एंड फोर्थ इज़ बेनिफिशियंसी। फोर्थ बेनिफिशियंस मतलब किसी के लिए लाभकारी हो जो। थर्ड इसमें ऑप्शन इसका राइट रहने वाला है, ये प्रैक्टिस में इथिकल प्रैक्टिस में नहीं इंक्लूड होता है। तो इसका आइए आंसर देख लेते हैं थर्ड, और इसका जो ऑप्शन है उसमें 1 to 4 इंक्लूड इन प्रिंसिपल ऑफ इथिकल प्रैक्टिसेस। माल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? मीन डूइंग हार्म फॉर अदर्स, ऐसा करना जिससे दूसरों को हानि हो, वो माल एफिशिएंसी कहलाती है, जो कि इथिकल प्रैक्टिस में नहीं आती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, द पर्सन हु बिकम्स शॉर्ट ऑफ ब्रीथ विद लिटिल एक्सर्शन सच एज व्हेन ईटिंग ए मील हैज़ व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो इसमें कोई व्यक्ति है जो कि थोड़ा सा भी एक्सर्शन करता है, थोड़ी सी भी मेहनत कर लेता है, तो उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है, जैसे कि खाना खाना, जब वो खाना खा रहा हो, तो इसे व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन, इसे किस तरह की रेस्पिरेटरी कंडीशन हम कहेंगे? तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट डिस्निया, सेकंड है हाइपर वेंटिलेशन, थर्ड है स्ट्रिडर एंड फोर्थ है काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन। इसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा हुआ है थोड़ा, तो वो हम देख लेते हैं, लेकिन इसका हम आंसर जान लेते हैं पहले। इसका राइट आंसर इज़ 1 डिस्निया। डिस्निया इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, कॉल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज़ कॉल्ड डिस्निया। अब इसके बाकी के ऑप्शंस क्या हैं? हाइपर वेंटिलेशन मतलब ओवर ब्रीथिंग, रैपिड डीप ब्रीथिंग यूजुअली कॉज्ड बाय एंजाइटी और पैनिक। जब होता है तब हम ये एंजाइटी और पैनिक में रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग होती है, जिसे हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। उसके बाद में जो स्ट्रिडर वो होता है एबनॉर्मल हाई पिच्ड म्यूजिकल ब्रीथिंग साउंड, इट इज़ कॉज्ड बाय ब्लॉकेज इन द थ्रोट और वॉइस बॉक्स लैरिंग्स, यानी कि लैरिंग्स में ब्लॉकेज के चलते वॉइस बॉक्स में या थ्रोट में होने के कारण ये म्यूजिकल साउंड की तरह आती है, हाई पिच्ड एबनॉर्मल साउंड, इसको स्ट्रिडर कहते हैं। काइनी स्ट्रोक जो रेस्पिरेशन होता है, वो काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या होता है? साइक्लिक एपिसोड ऑफ एपनिया एंड हाइपर वेंटिलेशन ऑकर सच इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें कंडीशन भी बता रखी है, किस में होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर एपनिया और हाइपर वेंटिलेशन दोनों साइक्लिक एपिसोड होते हैं, मतलब एक के बाद एक होता रहता है, इसलिए इसे काइनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बिहेवियरल क्लूज ऑफ इम्पेंडिंग सुसाइड आर एज फॉलोज। ऐसे बिहेवियर क्लू जो कि
सुसाइड को बढ़ावा देते हों वो कौन से नहीं हैं, कौन से हैं उनके अलावा बताना है अपने को, कौन से हैं उनके अलावा जो नहीं है। तो ऑप्शन है इसका फर्स्ट विड्रॉ फ्रॉम सोशल एक्टिविटी एंड प्लान्स, सेकंड हाइपर विजिलेंस एंड एक्सकाग्रेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स, थर्ड है बिकम एनर्जेटिक आफ्टर ए पीरियड ऑफ सीवियर डिप्रेशन एंड फोर गिव अवे वैल्यूएबल पोजीशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला दोस्तों सेकंड, क्योंकि जो हाइपर जो कि फर्स्ट ऑप्शन है अपना उसमें विड्रॉ हो जाता है, सुसाइडल जो टेंडेंसी होती है उनके अंदर वो सोशल एक्टिविटी और प्लान्स से दूर हो जाते हैं, तो उनमें सुसाइड की कंडीशन देखी जा सकती है। तो इसमें सुसाइडल टेंडेंसी में आता है। थर्ड ऑप्शन है बिकम एनर्जेटिक आफ्टर ए पीरियड ऑफ सीवियर डिप्रेशन, यानी कि जब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है सीवियर वो एकदम से एनर्जेटिक हो जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी उसमें बढ़ जाती हैं। फोर्थ है गिव अवे वैल्यूएबल पोजीशन, जो वैल्यूएबल पोजीशन है उससे वो दूर हो जाता है, अपनी वैल्यू से दूर हो जाता है वो। और इसका जो ऑप्शन है जो कि सुसाइडल टेंडेंसी में नहीं आता है वो है आपका हाइपर विजिलेंस एंड एक्सलरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स, जो कि सुसाइडल टेंडेंसी में नहीं आता है। तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 16 वाइटल स्टैटिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वाइटल स्टैटिक्स जो होते हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इनके अलावा जो नहीं होता है वो हमें बताना है, एक्सेप्ट बताना है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट बर्थ रेट, सेकंड है एजुकेशन रेट, थर्ड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड फोर्थ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जैसा कि वाइटल स्टैटिक्स की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पर रेशनल इसका दे रखा है, और इसमें जो ऑप्शन सही रहने वाला है जो कि वाइटल स्टैटिक्स में इंक्लूड नहीं होता है वो है एजुकेशनल रेट, जो कि वाइटल स्टैटिक्स नहीं होती है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सेकंड, वाइटल स्टैटिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, पोस्ट नियोनेट्स मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। बट एजुकेशन रेट इसमें नहीं इंक्लूड होती है, इसलिए एक्सेप्ट के चलते इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, एजुकेशनल रेट। और क्वेश्चन 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। प्रचुर मात्रा में इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो प्रचुर मात्रा में ब्लड सेल्स के टाइप्स में पाई जाती है। ऑप्शन है फर्स्ट लिम्फोसाइट, सेकंड मोनोसाइट, थर्ड थ्रोम्बोसाइट एंड फोर्थ इज इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। तो प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ब्लड जो सेल्स हैं वो कौन सी होती हैं, इरिथ्रोसाइट, जैसा कि हम जानते हैं। ये ऑप्शन बहुत अच्छा आराम से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं ऑप्शन 4, 40 to 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 द ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड narrative type of charting is characterized by all of the following forms except। फिर एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, जो ट्रेडिशनल सोर्स है, जहाँ यहाँ पे कह रहा है ट्रेडिशनल सोर्स क्या है, और जो ओरिएंटेड रहता है नैरेटिव टाइप होता है चार्टिंग का, जिसमें फॉलोइंग फॉर्म इसमें जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है फॉलोइंग फॉर्म्स में, वो कौन कौन से हैं होते हैं, उनके अलावा जो नहीं होता है वो हमें बताना है। तो इसका जो राइट पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है डॉक्टर प्रोग्रेस शीट, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, थर्ड लेबोरेटरी शीट, फोर्थ इज डाटाबेस फॉर्म। तो एक बात बताना चाहेंगे, इसका रेशनल हम बता देते हैं साथ के साथ ही, और इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर रहने वाला है थर्ड लेबोरेटरी शीट। ट्रेडिशनल सोर्स ओरिएंटेड नैरेटिव टाइप ऑफ चार्टिंग जो होती है वो रिटर्न होती है,
और पेशेंट से ली हुई होती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेबोरेटरी जो शीट होती है वो रिटर्न नहीं होती है, वो कंप्यूटराइज्ड होती है, दूसरा मशीन से निकली हुई होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन थर्ड, लेबोरेटरी शीट। नैरेटिव डॉक्यूमेंटेशन इज डिफाइंड एज द रिटन एविडेंस ऑफ इंटरेक्शन between and among the health care personnel, patient and family, include database, problem list, nursing care plan and progress note. Also nursing care plan is included in narrative documentation, जो कि पेशेंट के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि रिटर्न एविडेंस होता है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन है 19, द मेन कॉज ऑफ जेनाइटल वार्ट्स कॉन्डाइलोमाटा एक्यूमिनाटा। जो जेनाइटल वार्ट है उसका मेन कॉज कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सेकंड है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, थर्ड इज नीसीरिया गोनोराई और फोर्थ इज हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। इसका राइट ऑप्शन जो रहने वाला है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो जेनाइटल वार्ट्स जो होते हैं वो किसके द्वारा फैलता है, मेन कॉज होता है वो होता है HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। राइट ऑप्शन देख लेते हैं फर्स्ट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब ये जान लेते हैं थोड़ा अच्छे से इसके बारे में। ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है जेनाइटल वार्ट्स करता है। तो जेनाइटल वार्ट कॉन्डाइलोमाटा एक्यूमिनेटम जो है वो इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इन्फेक्शन होता है कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप 6 एंड 11, यानी कि जो टाइप 6 और 11 है उसके द्वारा ये होता है। स्प्रेड बाय यूजुअली ड्यूरिंग सेक्स, दीज प्रेजेंट्स इन क्लस्टर और सेपरेटली कैन बी फाउंड इन जेनाइटल और एनल एरिया। यानी कि ये जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हैं वो क्लस्टर के रूप में या अलग अलग पाए जा सकते हैं जेनाइटल और एनल एरिया पर। तो जेनाइटल वार्ट का जो मेन कॉज है वो क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इज़ इन प्लाज्मा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चनों के बीच में, सभी क्वेश्चनों के बीच में एक इन्हीं क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाया जिससे आपको ये क्लियर रहे कि हमें कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दिया जाए, हम उसके बारे में पूरी तरह जानते हैं। तो यही क्वेश्चन आपका स्पेशल होने वाला है। क्वेश्चन है 20, द नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम इन प्लाज्मा इज़। जो सोडियम लेवल होता है प्लाज्मा के अंदर वो कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 135 to 143 मिली इक्वलेंट पर लीटर, सेकंड ऑप्शन है 97 to 106 मिली इक्वलेंट पर लीटर, थर्ड ऑप्शन है 90 to 196 मिलीग्राम पर 100 ml एंड फोर्थ ऑप्शन इज 60 to 100 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है फर्स्ट 135 to 143 मिली इक्वलेंट पर लीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं हम लोग। राइट आंसर है फर्स्ट, और इसका जो नॉर्मल लेवल होता है सोडियम का वो प्लाज्मा में कितना होता है? 135 to 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो क्वेश्चन है सेकंड ऑप्शन इज वैल्यू, सेकंड ऑप्शन इज वैल्यू, एक मिनट, सेकंड ऑप्शन इज वैल्यू ऑफ प्लाज्मा आयन, जो विच प्लाज्मा आयन। तो इनमें जो सेकंड ऑप्शन है वो कौन से प्लाज्मा आयन को बताता है, जो कि नॉर्मल वैल्यू होती है उसकी 197 to 106, 97 to 106 जो मिली इक्वलेंट पर लीटर जो वैल्यू है वो कौन से आयन की होती है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है और बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। 21 नंबर है क्वेश्चन, रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट।
जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में क्या रोल है, उसके अलावा बताना है, जो कि नहीं है। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर है तो वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, यानी उसमें वो सारे ऑप्शन सही होंगे, एक क्वेश्चन वो गलत होगा जो कि उसके जस्ट अपोजिट होगा उस पहली वाली लाइन वाले आंसर के क्वेश्चन के। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन, सेकंड है असिस्ट इन स्क्रीनिंग हेल्थ फिजिकल मेंटल एंड अदर स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, थर्ड इज असिस्ट इन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, फोर्थ इज असिस्ट इन स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉलो अप। तो जो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन करना चिल्ड्रंस को रोल है क्या, सेकंड है असिस्ट इन स्क्रीनिंग फिजिकल मेंटल एंड अदर स्पेशल एग्जामिनेशन चिल्ड्रन, थर्ड असिस्ट इन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल, फोर्थ इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़, थर्ड वाला जो ऑप्शन है कम्युनिकेबल डिजीज़ में कंट्रोल करने के लिए असिस्ट करना, फोर्थ है स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉलोअप में असिस्ट करना। तो यानी कि सभी चीज़ों में वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स असिस्ट करवा रही है। राइट आंसर के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कई क्वेश्चन के आंसर आपको उन्हीं आंसरों ऑप्शंस में मिल जाते हैं, वो अलग दिखते हैं। असिस्ट 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 एक ही जैसा है, जबकि इसमें वो प्रोवाइड की बात कह रहा है। रोल ऑफ नर्स में नर्स हमेशा असिस्ट कराती है कम्युनिटी जो नर्स है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन ऑफ टू द चिल्ड्रन, यानी कि ये काम रोल ऑफ कम्युनिटी नर्स का नहीं है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रैक्टिसेस टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द पीपल इन इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल। ऑप्शन वन इज करेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स मॉनिटर एंड इंश्योर द इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ना कि प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन टू द चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22, फोटोथेरेपी इज इंडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन विद, फोटोथेरेपी किन बच्चों के लिए इंडिकेटेड होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, सेकंड इज नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, थर्ड इज हीमोलाइटिक डिजीज एंड फोर्थ इज हाइपरबिलिरूबिनेमिया। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जिसमें ग्लूकोज लेवल डाउन हो रखा हो उस बच्चे में फोटोथेरेपी यूज़ होती है। कि सेकंड है नेक्रोटाइजिंग, जो एनकोलाइटिस होता है, जो कोलोन है उस वो नेक्रोटाइजिंग हो रखी है उसमें यूज़ होता है। थर्ड हीमोलाइटिक डिजीज़, जिसमें ब्लड सेल्स जो हैं टूट रही हों, हीमोलाइसिस हो रहा हो जिनका, वो उसमें फ़ोटोथेरेपी यूज़ होती है। फोर्थ है हाइपर बिलिरूबिनेमिया, जिनमें बिलिरूबिन का लेवल ज़्यादा हो रखा हो उनमें फ़ोटोथेरेपी का यूज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन 4, जिनमें बिलिरूबिन का लेवल ज़्यादा होता है वहाँ पर फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है। तो फोटोथेरेपी के बारे में पढ़ लेते हैं। फोटोथेरेपी इज़ ऑल्सो नोन एज लाइट थेरेपी और हेलियोथेरेपी, यूज फॉर रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ बिलिरूबिन by convert the unconjugated bilirubin to conjugated soluble bilirubin which excreted in stool और feces। यानी जो फोटोथेरेपी है उसके द्वारा जो बिलिरूबिन है जो कि किस प्रकार का होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन, अनकॉन्जुगेटेड जो कि उसको कॉन्जुगेटेड सॉल्युबल बिलिरूबिन में बदल देता है कॉन्जुगेटेड बिलिरूबिन में, और वो स्टूल के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। क्वेश्चन 23, पैरा इज़ डिफाइंड एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पैरा इज़ डिफाइंड एज, तो पैरा क्या डिफाइन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, सेकंड नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी गोन बियॉन्ड पीरियड ऑफ विएबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है बॉर्न फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 38 to 42 वीक्स, फोर्थ है एनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट बिफोर द पीरियड ऑफ विएबिलिटी। ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। इसका राइट आंसर जो है वो है नंबर ऑफ पास्ट प्रेगनेंसीज गोन बियॉन्ड पीरियड ऑफ विएबिलिटी, ऐसी पहले की प्रेगनेंसीज जो कि विएबिलिटी पीरियड को पार कर चुके हों, ऐसी प्रेगनेंसीज के लिए पैरा शब्द का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन सही है,
पैरा इज नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट ए फीमेल हैज़ कैरीड पास्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक जिन्होंने प्रेगनेंसी को कंसीव किया हुआ हो वो विएबल पीरियड पार कर चुके हैं, तो ऐसे को पैरा जो है वो पैरा में आ जाते हैं, वो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी पैरा में काउंट होती हैं, जिसमें दीज इंक्लूड लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ। भले ही वो बर्थ जो हैं वो लाइव हुई हों या स्टिल बर्थ हुए हों, वो दोनों के दोनों विएबिलिटी पीरियड को पूरा करने के चलते इसमें काउंट होता है, पैरा में काउंट होता है। और जो बाकी के ऑप्शंस हैं उसके लिए देख लेते हैं। जो फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, उसके लिए होता है यूज़ ग्रेविडा। और थर्ड के लिए बॉर्न फ्रॉम बिगनिंग ऑफ 38 to 42 वीक्स इज कॉल्ड टर्म, एंड एनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट बिफोर द पीरियड ऑफ विएबिलिटी इज कॉल्ड अबॉर्शन। तो ये क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन 24, in rheumatoid arthritis during the acute phase the values which are significant are। फर्स्ट, rheumatoid arthritis में जो acute phase होता है उसमें कौन सी वैल्यूज़ महत्वपूर्ण होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है LFT एलिवेशन, लिवर फंक्शन टेस्ट में लिवर एंजाइम्स का बढ़ जाना, LFT की वैल्यूज़ बढ़ाना। सेकंड, ESR एंड C रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेशन, इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट और C रिएक्टिव प्रोटीन का बढ़ा हुआ होना। थर्ड, CBC एलिवेशन, कंप्लीट ब्लड काउंट का बढ़ा हुआ होना। फोर्थ, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट में एलिवेशन होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। इन प्री क्लिनिकल स्टेज ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस ESR एंड C रिएक्टिव प्रोटीन लेवल इज रेज्ड। ESR इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट और C रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में प्री क्लिनिकल स्टेज में बढ़ा हुआ रहता है। क्वेश्चन 25, होमन साइन इज यूज्ड टू असेस। होमन साइन किस चीज़ को असेस करने के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट है वुंड एसेप्सिस, सेकंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थर्ड हाइपोटेंशन, फोर्थ हीमाटोमा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होने वाला है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और लोग कई बार गलत करे आते हैं, इसलिए विशेषकर ध्यान रखिएगा। DVT इज़ द राइट आंसर ऑफ होमन साइन इज़ यूज्ड फॉर असेस द डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि डीप जो वेन्स होती हैं उनमें थ्रोम्बस होने पर होमन साइन का यूज़ किया जाता है। अब होमन साइन जान लेते हैं हम क्या होता है। राइट आंसर इसका जो रहने वाला है दोस्तों वो क्या रहने वाला है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसका रेशनल देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन, होमन साइन काफ पेन एट डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट इज थॉट टू बी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है वो काफ पेन से पता पड़ता है जब डोर्सीफ्लेक्शन किया जाता है फुट का, तो उसमें काफ पेन होता है, इसको होमन साइन कहते हैं। और माना जाता है कि ये थ्रोम्बस अगर प्रेजेंस है तो होता है। तो हम बताते हैं कि इसका डोर्सीफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो पंजा होता है उस पंजे को जब पैर को इस तरीके से यहाँ पे खींचा जाता है तब तो इस काल्फ मसल्स में दर्द होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, होमन साइन कहा जाता है, जिससे पेन होता है। और ये क्या इंडिकेट करता है, यानी कि DVT को। तो दोस्तों मेरा ख्याल है आप लोगों को ये पेपर पसंद आया होगा विद रेशनल, और बाकी के क्वेश्चनों को हम विद रेशनल आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।